सो हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्य अरोरा, द फाउंडर ऑफ टेकफ्लिक्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस का पार्ट 2 कर रहे होंगे। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं सीरियसली, हमने सोचा नहीं था कि हम पार्ट 2 लॉन्च कर रहे होंगे, बट आप लोग का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देख करके कि अब जितना सस्पेंस सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में रहता है किसी वेब सीरीज का, वैसा ही सस्पेंस अभी भी पीआरपी पार्ट 1 पीआर पार्ट 2 के बीच में था। सो आवर होल टीम डिसाइडेड कि चलो यार पार्ट 2 डालते हैं टू हेल्प मेनी स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीआरपी पार्ट 2 कवर कर रहे होंगे। तो जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, यूट्यूब पे जाके टेकफ्लिक्स सर्च करें। एंड ये मेरा पार्ट 1 था। एंड इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे ऑलरेडी। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब तक आप इस वीडियो को पूरा ना देख लें तब तक इस वीडियो पे ना आए। एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, पीआरपी का पार्ट 2 कवर कर रहे होंगे। जो टॉपिक्स इसके आगे के हैं वो सारे कवर कर रहे होंगे हम, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब कवर कर रहे होंगे। और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप एट द एंड हमको आप मेल कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट उससे पहले आपको पता है मेरी क्लास स्टार्ट हमेशा एक पॉजिटिव कोट से होती है। तो आज भी एक कोट से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बी स्ट्रांग बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर। इट मे बी स्टॉर्मी टुडे बट इट नेवर रेन्स फॉरएवर। सो विद दिस पॉजिटिव कोट लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। बिफोर कमिंग टू पार्ट 2, मैं एक बार पार्ट 1 की हल्की समरी दे देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या करा था, उसके बाद हम पार्ट 2 पे आ जाएंगे। तो पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स देखे थे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इवेंट सैम्पल स्पेस, ये सब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमने डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। उसके बाद एक्सपेरिमेंटिक अप्रोच देखी थी। उसके बाद कंडीशनल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कंडीशन, पी अगर दो सेट अगर मेरे इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला वैलिड होगा उस केस में। उसके बाद लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था हमने, पी ए इक्वल टू इसका सम प्लस इसका सम अप टू सम अनटिल इसका सम। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेस थ्योरम, जहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है हर कॉलेज में। आप किसी भी कॉलेज में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट श्योर ही होता है। तो इसका फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन कैसे बैक ट्रैक करते हैं, पता कैसे करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी बेस से निकालनी है हमको। तो वो सब चीज़ें हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। इसके बाद रैंडम प्रोसेस हमने पढ़ा था, रैंडम प्रोसेस क्या होता है, उसकी कैपिटल एक्स होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स होती है। उसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ चुके हैं हम। डिस्क्रीट क्या होता है, जिसकी वैल्यूज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब पूरी रेंज में कहीं से अंदर कुछ वैल्यू हो सकती है। उसके बाद हमने पीएमएफ पढ़ा था कि इससे करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी एंड कुछ प्रॉपर्टी इसकी। फिर हमने क्यूमुलेटिव पढ़ा था। क्यूमुलेटिव याद है, सबका सम करते आते थे। पीडीएफ इज पॉइंट प्रोबेबिलिटी, सीडीएफ इज सबका सम वाली प्रोबेबिलिटी, याद आ गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो करी थी हम लोगों ने। इसके बाद हाँ, हमने कंटिन्यूअस के लिए सीडीएफ पीडीएफ देखा था। ये प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना। हाँ, इसके बाद मीन वेरिएंस हमने कवर करा था फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका ये फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस के लिए भी हम नीचे कवर कर रखा है। तो ये है। तो अब ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं कवर। और सब चीज़ अच्छी थी, सब हमको समझ में आ चुका है, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी पार्ट 1 में। फिर जॉइंट यानी कि 2D में, जैसे एक्स और वाई दोनों का हम स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड जॉइंट स्टडी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पीडीएफ इज सीडीएफ में है ना, सीडीएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ और पीडीएफ इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ, डबल डिफरेंशिएशन केस ऑफ जॉइंट। फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। बट आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं मार्जिनल एक बार फिर से पढ़ाऊंगा आपको, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। जिनको समझ में आ गया वो इस पार्ट को स्किप करते हैं, जिनको नहीं आया मार्जिनल और कंडीशनल, मैं उनको फिर से पढ़ाऊंगा एकदम फ्रेश नोट से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एंड हाँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डिस्क्रीट के लिए, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मार्जिनल क्या होता है। हम मान लो एक्स और वाई कोई दो रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। देख लो, एक्स और वाई दो रैंडम है और डिस्क्रीट वेरिएबल है। देखो जॉइंट, यानी कि हम 2D में स्टडी कर रहे हैं, वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स की। तो जो इसका मैं पीडीएफ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में स्मॉल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई। जो मेरी पीडीएफ थी दैट वाज पॉइंट प्रोबेबिलिटी, है ना। अब देखो मतलब मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है हम किसी एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं इग्नोरिंग दी अदर वन। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो हैं, एक है एक्स एक वाई।
तो अगर मैं स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एक्स स्टडी करूं, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक्स की स्टडी कर रहे होंगे इग्नोरिंग दी वाई। ऐसे ही अगर मैं स्मॉल एफ वाई करूंगा, दैट इज मैं स्टडी कर रहा हूँ वाई की इग्नोरिंग एक्स, दैट इज मार्जिनल फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो अगर मेरे को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, दैट इज स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट कैपिटल एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इग्नोरिंग वाई। देखो यहाँ पे वाई नहीं लिखा हमने, जबकि देखो ऊपर वाई है, यानी कि स्टडी हम 2D की कर रहे हैं, बट मार्जिनल में हम एक को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे स्मॉल एफ ऑफ वाई अगर हम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई, और यहाँ देखो हमने एक्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है, दैट इज मार्जिनल ऑफ वाई इग्नोरिंग दी एक्स। ये चीजें पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद इसके ना फॉर्मूले याद रखो। इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मार्जिनल ऑफ एक्स यानी कि स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट कैपिटल एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स कॉमा वाई। देखो एक्स तो वही है, बस हमने सारी वाई की वैल्यू के लिए उसको ऑब्जर्व कर लिया, सबका सम कर दिया। मैं फॉर्मूला समझाऊंगा थ्रू दी क्वेश्चंस, तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना। उसके बाद स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट कैपिटल वाई क्या है मेरा, समेशन एफ एक्स आई कॉमा वाई कॉन्स्टेंट रखा एक्स के सारे वैल्यू के लिए मैं इसको सम कर दूंगा। तो अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को। तो बस फॉर्मूले याद रख लेना, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इनका नोटेशन याद रख लेना। अगर मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको स्मॉल एफ लिख रहा हूँ एंड सब्सक्रिप्ट में कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, दैट मीन्स दैट मार्जिनल ऑफ एक्स। और ये किस केस में कर रहे हैं हम, जब एक्स और वाई 2D जॉइंट डिस्क्रीट में हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, तब स्मॉल एफ कैपिटल एक्स क्या होता है, मार्जिनल ऑफ एक्स। ऐसे स्मॉल एफ ऑफ वाई क्या होता है, मार्जिनल ऑफ वाई। तो बस ये इसके नोटेशन होता है मार्जिनल के। अब आते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2D रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो हम इसमें 2 वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, और दोनों डिस्क्रीट है, ठीक है। और फिर से वही जॉइंट प्रोबेबिलिटी पीडीएफ गिवन है हमको, स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट कैपिटल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई। क्योंकि पीडीएफ मेरी पॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमें पॉइंट पे गिवन है एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू वाई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई या वाई गिवन एक्स। और किस किस में पूछता है हमसे, जॉइंट रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल किस में पूछता है, यानी कि जॉइंट मतलब एक्स और वाई दो हैं, और आपको किसी एक का गिवन होगा, लाइक या तो एक्स गिवन वाई पूछ रहा होगा या वाई गिवन एक्स पूछ रहा होगा। तो उस केस का फॉर्मूला याद रखो आप। अगर हमसे पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एट वाई इक्वल टू वाई। और अगर हमसे पूछ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पीडीएफ वाई गिवन एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखो जो भी मेरा बाद में आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक्स गिवन वाई पूछ रहा हूँ, तो जो भी बाद में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, और न्यूमरेटर दोनों केस में सेम ही है। मेरा क्या है वो, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लम्सी सा हो रहा है ये। हाँ, 1 सेकेंड। तो क्या होता है, हमने दो चीजें पढ़ी है, मार्जिनल और कंडीशनल। मार्जिनल क्या था, मार्जिनल डिस्क्राइब्स हाउ वन वेरिएबल बिहेव्स इग्नोरिंग द अदर वन। हमने मार्जिनल में एक वेरिएबल को इग्नोर करा था, ठीक है। ऐसे कंडीशनल में क्या करा, कंडीशनल में हाउ वन वेरिएबल बिहेव्स कीपिंग द अदर वन कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें गिवन था, गिवन एक्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हमको ए की वैल्यू पता थी भाई कि मैं स्मॉल एक्स 0 1 2 3 कुछ भी है, अब हमको वाई के लिए ऑब्जर्व करना है। बट मार्जिनल में क्या था, हमको एक को इग्नोर करके बाकी की पूरी चीजें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। सो दैट वाज अ मार्जिनल एंड कंडीशनल फॉर डिस्क्रीट। अब इसको और क्वेश्चन करता हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अ डाइस रोल्ड, यानी कि एक मैंने डाइस है उसको मैंने रोल करा है, और एक्स और वाई को रैंडम वेरिएबल दिखा रहे हैं मेरे को। फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, डिस्क्रीटली मार्जिनल, डिस्क्रीटली कंडीशनल। तो अब देखो, ये हमको टेबल क्वेश्चन में गिवन है, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई है। अच्छा, क्वेश्चन से ये चीज हमें दिख रही है कि डिस्क्रीट है, बिकॉज एक्स और वाई की कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही हैं, -1 0 1 एक्स की वैल्यूज, और वाई की वैल्यूज 0 1 और 2। तो देखो ये ना हमको पॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी कि पीडीएफ, यानी कि एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू 0 पे ये होगी, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे ये होगी। तो ऐसे करके टेबल गिवन है। हमसे कह रहा है फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
एक्स एंड वाई। अच्छा, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला करवाया था ऊपर, मार्जिनल ऑफ एक्स, क्या था फॉर्मूला था वो? इन केस ऑफ डिस्क्रीट इट वाज स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एक्स, यानी कि मार्जिनल ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स तो फिक्स रहेगा, डिफरेंट वाई की वैल्यूज के हम उसको सम करते जाएंगे। अब देखो उसको फील लेते हैं क्वेश्चन से। तो देखो एक्स जो है इसकी वैल्यूज है -1 0 और 1, और एक्स और वाई कुछ भी रैंडम वेरिएबल, लाइक हमको सेंस नहीं गिवन है कि एक्स और वाई क्या है, बस हमको टेबल गिवन है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए है, हमसे कह रहा है मार्जिनल ऑफ एक्स निकालो, पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले मैं मार्जिनल ऑफ एक्स निकालता हूँ। मार्जिनल ऑफ एक्स में कैसे दिखाऊंगा? स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट कैपिटल एक्स एट दिस, दैट इज माई मार्जिनल ऑफ एक्स। अब देखो ये स्मॉल एक्स जो है ना, ये इसकी वैल्यूज है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आप दो एट एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू -1 पे वाई की ये सारी वैल्यूज, लाइक 1/15, 3/15 और 2/15, एक्स इक्वल टू -1। तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ, स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट कैपिटल एक्स, यानी कि मार्जिनल ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एक्स तो फिक्स है मेरा, यानी कि मैं एक ही एक्स के लिए निकाल रहा हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। मार्जिनल का मतलब क्या था? फॉर मतलब हम एक वेरिएबल को ऑब्जर्व करेंगे इग्नोरिंग द अदर वन। तो ऐसे में एक्स इक्वल टू -1 को कंसीडर कर रहा हूँ इग्नोरिंग वट एवर बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, हम बस एक्स इक्वल टू -1 कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू -1 के लिए ये सारी प्रोबेबिलिटी है, सबका सम कर दो। 3 + 1 + 2, दैट वाज 4 6/15। तो आप देखो मार्जिनल ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1 है 6/15। तो जब भी आपसे डिस्क्रीट के केस में मार्जिनल पूछ रहा हो किसी भी वेरिएबल का, तो बस एक फिक्स, मतलब जो भी आपसे एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स पहले एक्स की वैल्यू -1 लो, उसके लिए सबका सम कर दो, फिर एक्स इक्वल टू 0 लेंगे हम, उसके लिए सबका सम कर दो, 2 + 2 + 1 दैट इज 5/15। ऐसे ही x इक्वल टू 1 के लिए सबका सम कर दो, 1 + 1 + 2 दैट इज 4/15। सो दैट वाज माय मार्जिनल ऑफ x। ठीक है, x की तीन वैल्यू है, -1 0 1, तो अभी मार्जिनल की ऑब्वियसली तीन वैल्यूज आएंगी। एक तो स्मॉल f सबस्क्रिप्ट x ब्रैकेट में -1, दैट मींस दैट दिस इज दिस ब्लॉक। अगर मैं बोलूँ स्मॉल f सब्सक्रिप्ट x कैपिटल ब्रैकेट में 0, दैट इज दिस ब्लॉक, एंड स्मॉल f सब्सक्रिप्ट x ब्रैकेट में ये ब्लॉक मींस दिस वन। तो जो भी ये पूछ रहा होगा उस वेरिएबल को इग्नोर करके पूरा सम कर दो, ठीक है। अगर आपसे x पूछ रहा है तो y की सारी वैल्यू के सम कर दो। अब हम आते हैं मार्जिनल ऑफ y। हम लोगों ने मार्जिनल ऑफ x तो निकाल ली, मार्जिनल ऑफ y निकालते हैं। तो मार्जिनल ऑफ y में हम क्या करेंगे? हम देखो, अगर हमसे पूछे व्हाट इज मार्जिनल ऑफ y, तो मैं क्या करूंगा कि y को मतलब x को इग्नोर करते हैं, y की सारी वैल्यू को सम कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल ऑफ y। तो f ऑफ y यानी कि स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट y ब्रैकेट में y। तो ये हो गया स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट में y एट ब्रैकेट में y। तो देखो ये स्मॉल y क्या है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दैट कैन बी 0 1 और 2। देखो गिवन है 0 1 और 2। अगर मैं आपसे बोलूं, अब तो आप समझ गए होंगे आप कि आप फाइंड करो स्मॉल एफ कैपिटल सब्सक्रिप्ट कैपिटल y ब्रैकेट में 0। अब वीडियो पॉज करके मेरे को बताओ, मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको इसका आंसर क्या पता लग रहा है। तो देखो स्मॉल एफ कैपिटल y सब्सक्रिप्ट ब्रैकेट में 0 मींस दैट हम मार्जिनल ऑफ y निकाल रहे हैं एट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के लिए बस सबका सम कर दो, 1 + 2 + 1 दैट इज 5/15। देखो आंसर आ गया। ऐसे y इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? 3 + 2 + 1 दैट इज 6/15। ऐसे y इक्वल टू 2 के लिए कर दो 2 + 1 + 2 दैट इज 5/15। था ना सिंपल? तो बस यही होता है इसमें। हमें अगर आपसे कुछ भी मार्जिनल पूछ रहा है, मार्जिनल ऑफ y पूछ रहा होगा, y इक्वल टू 0, तो बस चाहे x कुछ भी हो, आप उस पूरी रो को सम कर दो, ठीक है। ऐसे मार्जिनल ऑफ 1 पूछ रहा होगा, y एट y इक्वल टू 1, तो इसका सम कर दो। y इक्वल टू पूछो, इसका सम। बस दैट वाज माय मार्जिनल कॉन्सेप्ट। हमेशा फॉर्मूला याद रखो। तो स्मॉल एफ का फॉर्मूला यही था, समेशन एफ एट एक्स कॉमा वाई आई, यानी कि मैं जिसका भी निकालूंगा वो तो मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके अलावा जितनी उसकी वाई की वैल्यू होंगी सबका सम हो जाएगा। ऐसे स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट वाई क्या होगा, इसमें सारी एक्स की वैल्यू का सम हो जाएगा, वाई मेरा वही रहेगा। तो दैट वाज माय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। सिंपल एक टर्म में बोलूंगा, मार्जिनल इज इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल। तो जैसे कि अगर मैं मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल रहा था, तो मैंने वाई को इग्नोर करा है, चाहे वाई की कुछ भी वैल्यू में सबका सम कर दूंगा पूरे कॉलम का। दैट वाज माय कॉन्सेप्ट।
अब हम आते हैं बी पार्ट पे, दैट इज फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 2। अब देखो गिवन है कि जो कैपिटल वाई है दैट इज 2, यानी कि मेरे को ये चीज गिवन है ना। हमसे कह रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इक्वल टू 2। तो अब देखो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 2, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसका, दैट वाज वाई गिवन, हम एक्स गिवन वाई निकाल लें ना, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई क्या होगा, सोचो। ऊपर क्या पढ़ा है हमने, मार्जिनल, तो ये मार्जिनल ही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे टू डी वेरिएबल, टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, हम केवल प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हम दूसरे वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, हम दूसरे वेरिएबल को इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट दैट इज अ मार्जिनल ऑफ वाई। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एट वाई इक्वल टू वाई। सिंपल, फॉर्मूला पुट कर दो। तो कंडीशनल ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 2, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स गिवन वाई इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू 2। तो बस, तो x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल x है ना, ये तीन वैल्यू ले सकता है, या तो -1 या 0 या 1। तो मैं तीन केस बनाऊंगा, अगर मेरा कैपिटल एक्स -1 है, दैट मीन्स दैट मैं क्या यहाँ पे ले रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि जब मेरा x-1 हो और y2 हो, क्या हो गई 2y15। न्यूमरेटर में क्या गए 2y15, डिनोमिनेटर क्या है प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 2, दैट इज व्हाट मार्जिनल ऑफ y, यानी कि हम x को इग्नोर कर रहे होंगे और चाहे x की कुछ भी वैल्यू हम पूरी इस रो का सम कर देंगे, दैट इज 2 + 1 + 2 दैट इज 5/15। तो डिनोमिनेटर तो मेरा सेम रहेगा 5/15, हर केस में न्यूमरेटर चेंज हो रहा होगा। तो पहला केस कंसीडर कर लिया जब x इक्वल टू -1 था। दूसरा केस पे आते हैं, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 हो रहा होगा मेरा और y2 है, तो क्या होगा यहाँ पे 1/15 अपॉन डिनोमिनेटर फिर से सेम रहेगा 5/15, ठीक है। तो उसका आंसर क्या 1/5। तीसरा पार्ट, जब x इक्वल टू 1 हो y इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2/15, डिनोमिनेटर क्या है 5/15, तो बस 2/5 आंसर आ गया, सिंपल। तो बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे पूछ रहा होगा कि x गिवन y निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू एक्स y इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमेशा मार्जिनल आती है, बिकॉज हम एक ही वेरिएबल कंसीडर कर रहे होंगे। अगर हम y गिवन x निकालते तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता कि मार्जिनल ऑफ x। अभी हम यहाँ पे क्या निकाल लेते x गिवन y, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा मार्जिनल ऑफ y। So that was our study of marginal and conditional for discrete। अब हम आते हैं marginal and conditional for continuous random variable। continuous में क्या होता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। continuous में कुछ नहीं होता है, बस हाँ हमें पूरी इस रेंज में से कहीं पर भी कुछ वैल्यू मिल सकती है, लाइक सेट नहीं होता है कि हमें यही वैल्यू मिलेंगे -1 0 के बाद, हमें कुछ भी वैल्यू मिल सकती है उस रेंज में, ठीक है। तो देखो x एंड y मेरे 2D रैंडम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और उनकी जॉइंट पीडीएफ गिवन है हमको, स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट में x कॉमा वाई ब्रैकेट में x कॉमा वाई इक्वल टू स्मॉल एफ एट x कॉमा वाई। तो वही पीडीएफ गिवन है हमको, हमसे वही पूछना है मार्जिनल क्या होगा। तो एफ एक्स मैंने डिस्क्रीट में क्या बताया था आपको याद करो, दैट वाज समेशन एफ एक्स कॉमा वाई आई। तो अगर मैं x का निकाला हूं तो मैं y की सारी वैल्यूज के लिए सम करूंगा, अगर मैं मार्जिनल ऑफ y निकाला हूं तो मैं सारी x की वैल्यूज के लिए सम कर रहा हूँ। तो ऐसे इंटीग्रेशन में हो जाएगा। अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ x निकालना है तो बस सिंपल पीडीएफ इंटू डी वाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ y निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन dx कर रहा हूँ। तो बस अपोजिट वेरिएबल को हम ऐड करते जाएंगे उस चीज में, है ना। ऐसे डिस्क्रीट में क्या था, अगर हम x का निकालना है तो y की सारी वैल्यू के लिए हमने ऑब्जर्व करा था, ऐसे अगर हम y निकालना है तो हमने x की सारी वैल्यू के लिए ऑब्जर्व करा था। ऐसे कॉन्टिन्यूस रैंडम जॉइंट वेरिएबल में क्या था हमारा, जो है ये है अभी मार्जिन ऑफ x निकालना है तो बस इंटीग्रेशन, ये पीडीएफ था मेरा, है ना, पीडीएफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ इंटीग्रेशन dy, ठीक है। तो अगर मैं x का निकाला तो इंटीग्रेशन dy, y का निकाला तो इंटीग्रेशन dx, लिमिट y माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बस सिंपल है, फॉर्मूला याद रखो सब चीज इजी हो जाएंगी।
बस फॉर्मूला याद रखो आप, अगर हमको एक्स का निकालना है तो इंटीग्रेशन डी वाई, और अगर हमको वाई का निकालना है तो इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम फॉर कॉन्टिन्यूअस की कंडीशनल के लिए। हमने कॉन्टिन्यूअस का क्या मार्जिनल पढ़ा था, अब हम आते हैं कंटिन्यूअस की कंडीशनल। उसके बाद हमें क्वेश्चन कर रहे होंगे, सारी चीज वहां से क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई फिर से हम 2D रैंडम जॉइंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई इज जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट एक्स बताओ क्या था, मार्जिनल ऑफ एक्स। ऐसे स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट वाई क्या है मेरा, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई। तो अब मैं निकालता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन हमेशा दो ही होता है, ये तो वाई गिवन एक्स या एक्स गिवन वाई। तो अगर मैं y गिवन x की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कंडीशनल, तो क्या होगा, फंक्शन f सब्सक्रिप्ट y गिवन x ब्रैकेट में y गिवन x, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दैट इज पीडीएफ। एफ एक्स वाई क्या मेरा पीडीएफ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मार्जिनल ऑफ x। आगे समझ में। ऐसे ही अगर मैं x गिवन y कर रहा हूँ तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा मेरा पीडीएफ, डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा मेरा मार्जिनल ऑफ y। तो वही है, जो भी लास्ट में आएगा उसका मार्जिनल डिनोमिनेटर में। यही चीज मैंने डिस्क्रीट में भी पढ़ी थी, याद है आपको। डिस्क्रीट का मैं फिर से फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। ये देखो, डिस्क्रीट के कंडीशन में मैंने क्या करा था, डिनोमिनेटर में फिर से वही जो बाद में आ रहा है, यहाँ भी वही चीज सेम चीज है। तो कंडीशनल फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, अगर हमको y गिवन x निकालना है तो सिंपल पीडीएफ जो फंक्शन गिवन होगा अपॉन मार्जिनल ऑफ x। अगर हमको एफ एक्स गिवन y निकालना होगा तो कुछ नहीं, फंक्शन अपॉन मार्जिनल ऑफ वाई। तो बस जो बाद में आएगा उसका मार्जिनल नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। और मार्जिनल का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आ ही रहे हैं ऊपर। अगर हमको वाई का निकालना है तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, अगर हमको एक्स का निकालना है इंटीग्रेशन एफ डी वाई, दैट्स इट। अब क्वेश्चन करते हैं, आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो द जॉइंट पीडीएफ ऑफ अ 2D रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस स्मॉल एफ एक्स वाई। देखो हमको पीडीएफ गिवन है, दैट इज 8/9 एक्स वाई, और हमको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, रेंज गिवन है। और अब हमको निकालना है पहला पार्ट, फाइंड मार्जिनल डेंसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमको सर्टेन रेंज गिवन है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस बाई वेरिएट, बिकॉज एक्स और वाई दोनों हो रहे हैं रैंडम वेरिएबल। एंड इस केस में मार्जिनल का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, अगर हमको मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है so that was integration f dy फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब मैं मार्जिनल, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इसका रीजन शेड कर देता हूँ, जो मेरे को रीजन गिवन है। रीजन क्या गिवन है मेरे को, x वैरीज फ्रॉम 1 टू y। देखो x वैरीज फ्रॉम 1 टू y एंड y वैरीज फ्रॉम x टू 2। तो पहले मैं x के लिए ड्रॉ करता हूँ। x के लिए क्या होगा, x वैरीज फ्रॉम 1 टू 2, तो x इक्वल टू 1 ये है, x इक्वल टू 2 ये है। तो जो भी मेरा ग्राफ होगा उसकी एक्स एक्सिस हमेशा इसके बीच में लाई कर रही होगी। और y की क्या गिवन है मेरे को, y वेरीज बिटवीन x एंड 2। तो y इक्वल टू x से लेके y इक्वल टू 2 उसकी मैक्सिमम लिमिट है, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन हो गई, y इक्वल टू 2 ये रीजन हो गया। तो जो मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है वो इस रीजन के बीच में है। आगे समझ में। तो ग्राफ बनाना इज प्रीटी ऑप्शनल। अगर आपको लिमिट्स ऐसी दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लिमिट्स विजुअलाइज नहीं हो रही है तो मैं यूजुअली ग्राफ बनाता हूँ, दैट मेक्स थिंग इजियर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से गिवन है, 1 से लेकर के y तक। तो x की वैल्यू ये है 1, और y की वैल्यू x इक्वल टू y के लिए गिवन है, तो x इक्वल टू y ये लाइन हो गई। फिर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू x से y इक्वल टू 2 तक, तो y इक्वल टू x ये लाइन हो गई, y इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। तो बस ये रीजन मेरे को शेड करना है। अब देखो, पहले मैं मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x निकालता हूँ, दैट इज स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट में x। तो उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन फंक्शन पीडीएफ इंटू डी वाई। तो मेरा पीडीएफ क्या है, 8/9 एक्स वाई इंटीग्रेशन डी वाई। और लिमिट क्या होंगी, लिमिट देखो चूंकि y की वैल्यू पुट कर रहे हैं लिमिट में, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y स्टार्ट फ्रॉम x एंड इज गोइंग टुवर्ड्स 2। तो x से 2 तक लिमिट्स आ गई, इंटीग्रेशन एफ डी वाई। तो बस इसको आंसर कर दूं, यहाँ पे x तो अब कॉन्स्टेंट हो गया बिकॉज हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 8/9 एक्स बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसका आंसर ये आ रहा होगा। इसके बाद अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ y निकालनी है तो f ऑफ y इज इंटीग्रेशन pdf इंटू dx। तो भाई इंटीग्रेशन pdf dx, एंड अब इस बार हम लिमिट 60 पुट कर रहे हैं x की। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से y तक। तो बस 1 से y तक हमने वैल्यू पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। दैट मेरा क्या आंसर आ गया यहाँ पे, मेरा अब एक तो एफ एक्स आ गया, एक मेरा एफ वाई आ गया, यानी कि मेरा मार्जिनल ऑफ एक्स आ गया, मेरा मार्जिनल ऑफ वाई आ गया।
अब मेरे को निकालना है फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन दैट व्हेन x इक्वल टू x। तो कंडीशनल केस में हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर कि हमको अगर y गिवन x निकालना हो तो कुछ नहीं होगा, सिंपली दैट pdf अपॉन मार्जिनल ऑफ x। तो यहाँ पे वही होगा, pdf क्या है मेरा, pdf क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 8/9xy, डिनोमिनेटर में मार्जिनल ऑफ x बिकॉज लास्ट में x आ रहा है मेरा, तो मार्जिनल ऑफ x में अभी निकाल के आया हूँ, दैट इज 4/9 x इंटू 4 - x²। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा मार्ज दैट कंडीशनल ऑफ y गिवन x। सो ऑल थिंग्स आर इजी, जस्ट फॉर्मूले मेमोराइज करो, फॉर्मूला नहीं करो तो फील हो जाओ कॉन्सेप्ट की कि मार्जिनल क्या होता है, इग्नोरिंग दी अदर वेरिएबल। कंडीशन में क्या हमने एक वेरिएबल फिक्स कर दिया, ठीक है। और कंडीशनल में फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कंडीशनल ऑफ y गिवन x निकालनी है तो दैट pdf अपॉन मार्जिनल ऑफ x। अगर मेरे को मार्जिनल निकालना है x का तो मैं इंटीग्रेशन dy एक्स में करूंगा, अगर मेरे को मार्जिनल y का निकालना है तो मैं x में करूंगा, x निकालना है तो y में इंटीग्रेट कर दूंगा। तो बस थिंग्स आर वेरी सिंपल, जस्ट एक बार ये सब चीजें आप दोबारा देख लेना, मार्जिनल, कंडीशनल फॉर डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल। अब मैं यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है, अब मैं नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो अब यहाँ से हम नई चीज स्टार्ट करते हैं, वो चीज मैंने अपने पुराने वाले में भी कवर कर ली थी, मार्जिनल, कंडीशनल। अब हम यहाँ से नई चीज स्टार्ट करते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जैसे मान लो एक्स और वाई मेरे 2D रैंडम वेरिएबल है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि x डज नॉट डिपेंड ऑन y एंड y डज नॉट डिपेंड ऑन x। तो इस चीज की कंडीशन क्या होगी, लाइक मैं कौन सी कंडीशन चेक करूं जिससे मेरे को ये चीज पता चल जाए कि मेरा x और y आपस में इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे फॉर्मूले से पहले एक चीज, जो मेरा पीडीएफ है दैट इज फिर से वही सेम स्टेप है, पीडीएफ है स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई एट प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई, पीडीएफ इज पॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो एक्स कॉमा वाई पे निकाला तो प्रोबेबिलिटी इसी पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। सो अब आते हैं हम अपने कंडीशन पे कि हाउ टू चेक वेदर टू रैंडम जॉइंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर जो मेरा पीडीएफ है, पीडीएफ समझते हो मतलब क्या होता है, यानी कि स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट में एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही होगी देन आई कैन डेफिनेटली से दैट कि मेरे दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मेरा पीडीएफ यानी कि स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू आ गया मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई के, देन आई विल से दैट these both are not independent, means that they both are dependent on each other, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सब चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो x और y दोनों जॉइंट है और जॉइंट वेरिएबल है, और हमको पीडीएफ गिवन है दैट इज ये x कॉमा y लिखा है, स्मॉल एफ कैप ब्रैकेट में x कॉमा y इक्वल टू x प्लस y वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड अदरवाइज ये 0। तो मेरे को ये चेक करना है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फिर से सेम चीज, अगर मेरे को इंडिपेंडेंट चीजें चेक करनी है तो कुछ नहीं, मैं पीडीएफ को बराबर कर दूंगा मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई के। अगर दोनों चीजें बराबर आ गई देन दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। तो मार्जिनल ऑफ वाई निकालता हूँ। अच्छा पहले एक चीज, हमको यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज गिवन है, तो ये पक्का हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये हमारा पक्का कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स की रेंज क्या गिवन है मेरे को 0 से 1, वाई की रेंज गिवन है 0 से 1। तो अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीएफ डीवाई। अगर मेरे को एक्स का निकालना है तो मेरे को इंटीग्रेशन डीवाई में करना पड़ेगा, एंड लिमिट्स, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन एफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा यहाँ पे, सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई आएगा, मिस्टेक। हाँ तो एक्स कॉमा वाई क्या है मेरे पीडीएफ का गिवन है, मेरे एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन डी वाई लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। तो ये आंसर आ गया एक्स प्लस हाफ। अब नेक्स्ट पार्ट, मार्जिनल ऑफ वाई वो क्या होता है, इंटीग्रेशन दैट फंक्शन इनटू डीएक्स। तो बस ये आ गया मेरा, इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, लिमिट्स पुट कर दूंगा एक्स से 0 to 1, आंसर आ जाएगा वाई प्लस हाफ। तो बस कुछ नहीं, अगर मेरे को एक्स का मार्जिनल निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा, अगर मेरे को इंटीग्रेशन मार्जिनल ऑफ वाई निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो हाउ शुड आई चेक कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है।
तो मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल लिया मैंने, मार्जिनल ऑफ वाई निकाल लिया, पीडीएफ तो था ही मेरे पास। तो क्या मेरा एक्स प्लस वाई इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है? अब चलो मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ, स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल एफ वाई। तो इसका आंसर आएगा ये। अब these both are obviously not equal to this, so we can definitely say that these both are not independent, यानी कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बस ये चीज सही है हमको। अगर मेरा पीडीएफ इक्वल टू मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई हो गया, दैट मीन्स दैट दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये था हमारा इंडिपेंडेंट कंडीशनल मार्जिनल वाला पार्ट। अब हम आते हैं एकदम नए वाले पार्ट पे, दैट इज माय कंडीशनल मीन एंड कंडीशनल वेरिएंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक्स हैं सब चीज़ इससे ही रिलेट होती है, लाइक व्हाट इज कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे होंगे, तब तक हैव अ लुक एट दिस, ये चीज़ें पढ़ लो, रिवाइज कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो अब आते हैं हम कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस में। तो फिर से वही हम दोनों के लिए केस कंसीडर करेंगे, फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज फॉर कंटिन्यूअस। तो पहली चीज तो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल मीन? मीन तो मैंने पढ़ा है, मीन मैंने क्या पढ़ा था? मीन मैंने अभी पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज माय मीन, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मीन पर ना मैं कंडीशन लगा दूँ। ये तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए पढ़ी थी, ये मैंने 2D के लिए तो पढ़ी नहीं, जॉइंटली पढ़ी नहीं मैंने, अब मैं इसको जॉइंटली पढ़ता हूँ। तो क्या होगा, मेरी कुछ कंडीशन लग जाएगी, और ये समझ लो इसके बेस पे आपके आगे का रेस्ट ऑफ चैप्टर है ऑलमोस्ट। तो ये चीज समझ में आ गई। एक्चुअली समझने का कुछ नहीं, फॉर्मूला ही है इसमें सब कुछ। तो अगर आपने फॉर्मूले ग्रास्प कर लिए, देन डेफिनेटली आपकी चीज एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आते हैं इनके कंडीशन मीन वेरिएंस के फॉर्मूलेस। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन मतलब मीन तो है, इसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि मेरे पे एक्स और वाई टू रैंडम वेरिएबल या फिर जॉइंट रैंडम वेरिएबल थे। अब मैं इनके लिए स्टडी करूंगा मीन और वेरिएंस को। ठीक है, यानी कि मीन को मैं कैसे दिखाता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से। तो मैं डिनोट करूंगा। अब देखो, क्योंकि मेरे दो वेरिएबल आ गए हैं एक्स और वाई, तो मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का सेम फॉर्मूला तो नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट वाज पी एम एफ इंटू दैट वैल्यू का समेशन, वो नहीं लिख सकता मैं। तो पहले फॉर डिस्क्रीटली पढ़ते हैं। डिस्क्रीट मतलब वैल्यू सबको गिवन है, लाइक -1 0 1 वट। तो देखो, हमको अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी, उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई इंटू कैपिटल पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट इसका बहुत डीप मीनिंग है। क्या डीप मीनिंग है? आपको लग रहा होगा यार ये तो मैंने अभी फॉर्मूला मीन का जो पढ़ा था पिछली क्लास में, वो भी ऐसे कुछ था, बट नहीं। यहाँ पे देखो फर्क क्या है, यहाँ पे मेरे जो है ना दो रैंडम वेरिएबल थे, वहां पे एक रैंडम वेरिएबल था। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे मेरे दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आप क्या बोलोगे? मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने वाई को तो इग्नोर कर दिया। वाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जबकि दोनों साथ में इन्वॉल्व है, दोनों जॉइंट है। तब भी मैं केवल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई का तो मैंने जिक्र ही नहीं करा। तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, समेशन एक्स आई, यानी कि जो भी पॉइंट होगा, इनटू कैपिटल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। बट यहाँ पे ये जो कैपिटल पी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई है ना, ये मेरा पॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं है। दैट इज व्हाट, सोचो यहाँ पे क्या होगा। अगर आपने याद आ रहा होगा आपको, तो दैट इज माय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स, एंड मैंने यहाँ पे वाई को इग्नोर कर दिया। ठीक है, सो जब भी मेरे को मीन ऑफ एक्स निकालना हो, तो क्या करूंगा, समेशन एक्स आई कर दूंगा एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल दूंगा, इनटू एक्स आई की वैल्यू कर दूंगा, बस। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे सब चीज समझ में आ रही है। ठीक है, आप एक बस फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो आप, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, समेशन एक्स आई प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज व्हाट, समेशन वाई आई इनटू प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई आई। यहाँ फिर से देखो, यहाँ मैं एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन ऑफ वाई निकाल रहा हूँ, इग्नोरिंग एक्स। तो समेशन वाई हो गया, ये हो गया मार्जिनल ऑफ वाई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में मैं सब चीज देख रहा हूँ। उसके बाद हाँ, ये आते हैं नए नए फॉर्मूले, ये चीज हमने पहले भी नहीं पढ़ी थी।
दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो मैं फॉर्मूला रीड आउट करता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा एट दी एंड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई गिवन वाई इक्वल टू वाई जे। तो बस कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे x गिवन y है तो यहाँ भी बस प्रोबेबिलिटी में x गिवन y हो जाएगा। अगर y गिवन x है तो कुछ नहीं, जो पहले वेरिएबल आ रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो समेशन में। जैसे यहाँ पे x आ रहा था तो हमने समेशन x इंटू समथिंग करा। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो यहाँ पे समेशन ऑफ y कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो वही y गिवन x में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y गिवन x। अब देखो, अब मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डबल समेशन एक्स आई इंटू वाई जे, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इक्वल टू वाई जे। तो बस फॉर्मूले नोट डाउन करो, इसको कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लिखो, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसकी बहुत हेल्प चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्प, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपके पास होंगे देन यू कैन एक्सेल एनी ऑफ द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो मैंने डिस्क्रीटली पढ़ा था। अब आते हैं हम फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए, सेम फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे सब चीज सेम है, सब चीज, बस यहाँ पे मैंने क्या करा, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी पीडीएफ है, यहाँ पीडीएफ है। पीडीएफ को मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कैपिटल पी से भी दिखाता हूँ, स्मॉल एफ से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया और स्मॉल पी को कैपिट स्मॉल एफ से, ठीक है। तो बस सेम फॉर्मूले, एकदम सेम फॉर्मूले, बस मैंने समेशन को इंटीग्रेट कर दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज व्हाट, इंटीग्रेशन y f ऑफ y dy। एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज व्हाट, इंटीग्रेशन x इनटू f ऑफ x गिवन y dx। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज व्हाट, इंटीग्रेशन y f y dy। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy इज व्हाट, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन xy f ऑफ xy dx dy। कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, आगे जाके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। तो बस क्वेश्चन जब करोगे सब चीज क्लियर हो रही होंगी, बस फॉर्मूले को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये तो हमने कंडीशनल मीन पढ़ा है, ई क्या दिन आता है मेरा, एक्सपेक्टेशन या फिर मीन। अब आते हैं कंडीशनल वेरिएंस पे, यानी कि वैर ऑफ वाई गिवन एक्स, यानी कि वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इस ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर एक वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का होल स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला नोट डाउन करो, बाकी चीजें मैं कराऊंगा, सब चीज मेरे को छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करें, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे, सब चीज एकदम बिंदास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन लाइक दिस, यानी कि मेरे को जॉइंट पीडीएफ गिवन है। देखो पीडीएफ गिवन है मेरे को, स्मॉल एफ एक्स वाई दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन 21, एंड जो एक्स है मेरा दैट कैन टेक थ्री वैल्यू, आइदर 1 2 और 3, और वाई जो है मेरा टू वैल्यू ले सकता है, आइदर 1 और 2। तो मेरे को निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बट उससे पहले हमको क्वेश्चन में बस यही चीज गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको बस यही चीज गिवन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब मेरे को पीडीएफ गिवन है और एक्स की सारी वैल्यू गिवन है, वाई की सारी वैल्यूज गिवन है, तो क्यों ना मैं सारी टेबल बना दूं, ठीक है। लाइक एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 या 3, ऐसी वाई की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 या 2। तो बस टेबल बनाओ, यानी कि x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 में क्या होगी, 1 प्लस 1 2 बाई 21। ऐसे करते करते सबके लिए टेबल बना लो। अब ये क्या आ गई मेरी, ये टेबल क्या आ गई मेरी, दैट इज माई पीडीएफ पॉइंट प्रोबेबिलिटी। इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होगी, ये आ गया मेरा। अब देखो, अब मेरे को निकालना है फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन प्रोबेबिलिटी, मीन ऑफ एक्स। और जब कब, जब मेरा डिस्क्रीटर केस हो और जॉइंट वेरिएबल। तो मीन ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया, समेशन एक्स आई गिवन प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स आई इग्नोरिंग वाई, दैट मीन्स दैट ये क्या है मेरा, मार्जिनल ऑफ एक्स। तो अगर मेरे को मीन ऑफ एक्स निकालना है तो उससे पहले मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे को अगर मीन ऑफ वाई निकालना है तो उससे पहले मेरे को मार्जिनल ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं उस चीज को, मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, तो मीन ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो उसके लिए पहले मेरे को मार्जिनल निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो मार्जिनल कैसे निकालता हूँ, केस ऑफ डिस्क्रीट मैं बता चुका हूँ आपको कैसे निकालता हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई, दैट मीन्स दैट इज माय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल। तो एक्स की तीन वैल्यू हो सकती हैं, आइदर 1 2 या 3।
तो एट x इक्वल टू 1 मेरी मार्जिनल क्या होगी, सारी वैल्यू का सम कर दो x इक्वल टू 1 के लिए, दैट इज 5/21। ऐसे x इक्वल टू 2 में क्या होगी मेरी प्रोबेबिलिटी, दैट इज सबका सम कर दो 7/21। ऐसे ही x इक्वल टू 3 के लिए क्या होगी 9/21, सम कर दो सबका, दैट कम्स माय मार्जिनल ऑफ x। मैंने क्या y को इग्नोर करा, मैंने y का कभी जिक्र ही नहीं करा, अभी बोलने को करा मैंने नहीं। सो दैट इज माय मार्जिनल ऑफ x। अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ y निकालना, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू y है, दैट मीन्स दैट मैं x को इग्नोर कर रहा हूँ। कैसे करूंगा मैं, तो y इक्वल टू 1 पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/21, 3/21, 4/21, सबका सम कर दो, दैट इज माय मार्जिनल एट y इक्वल टू 1, दैट कम्स आउट टू बी 9/21। ऐसे ही मार्जिनल ऑफ y एट y इक्वल टू 2 क्या आ गई मेरी 12/21। तो अब मैंने सक्सेसफुली मार्जिनल ऑफ x एंड मार्जिनल ऑफ y में निकाल चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। व्हाट वाज माय फॉर्मूला, माय फॉर्मूला वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ x या फिर मीन ऑफ x is समेशन xi इनटू मार्जिनल ऑफ x। तो देखो, यानी कि हर x की वैल्यू लो, उसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल वैल्यू मल्टीप्लाई करो और सम करते जाओ बाकी सब में। तो मीन ऑफ दिस क्या होगा, समेशन xi इंटू मार्जिनल ऑफ x एट x इक्वल टू xi। तो पहले मैं xi को 1 लेके चलता हूँ, तो xi जब मेरा 1 है तो समेशन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, यानी कि मार्जिनल ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 1 इग्नोरिंग y, दैट वो क्या आया था मेरा 5/21। अभी निकाला था मैंने, देखो 5/21 ये निकाला था मैंने, ये निकाला था मैंने, ठीक है निकाला था मैंने। इसके बाद प्लस दूसरी x की वैल्यू क्या है 2, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरा मार्जिनल क्या है 7/21, प्लस तीसरी x की वैल्यू क्या है मेरी, दैट इज 3 इंटू उसके करस्पॉन्डिंग क्या है मेरा मार्जिनल, दैट इज 9/21। तो बस सबका सम कर देंगे हम, जो भी आंसर आएगा दैट इज माई मीन ऑफ एक्स। यहाँ भी को सेम चीज करी हम लोगों ने, इसका आंसर आ रहा है 46/21। कंफर्म कर लो, मैच कर लो। ऐसे अगर मेरे को मीन ऑफ वाई निकालना है, मैं कैसे करूंगा, समेशन जो भी वाई है एंड उसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल, और सबको सम करते जाओ, ठीक है। तो वाई की कितनी वैल्यू है 2, तो वाई इक्वल टू 1 के लिए मार्जिनल क्या आएगा मेरा, इसका सम वो क्या था मेरा 9/21, तो 1 इंटू 9/21 प्लस 2 इंटू इसी करस्पॉन्डिंग क्या है मेरा वाई इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग मार्जिनल क्या है 12/21, तो 2 इंटू 12/21 भी ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आंसर आ रहा होगा मेरा। सो देख लिया, थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इन केस ऑफ जॉइंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो कुछ नहीं है, समेशन जो भी, अगर मेरे को मीन ऑफ x निकालना है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन xi इंटू xi के करस्पॉन्डिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, बस। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना हो तो कुछ नहीं, समेशन y इंटू y के करस्पॉन्डिंग व्हाट, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, बस। अब देखो, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x कॉमा y is given by स्मॉल f x कॉमा y is this and this। तो x की वैल्यू गिवन है मेरे को, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। एंड मेरे को तीसरी कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले ना मैं इसका रीजन प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो रीजन क्या होगा इसका कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब कि ऑब्वियसली यही एक्सिस रहेगी मेरी, ये वाली एक्सिस। एंड अब मेरे को एक लाइन प्लॉट करनी है x प्लस वाई लेस देन 1। ये क्या लाइन है मेरी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्या हो गई, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -1 एंड इंटरसेप्ट 1। तो बस इंटरसेप्ट इसका 1 हो गया एंड स्लोप -1, तो मेरा ये रीजन हो गया इसका अंडर का, ठीक है। ये देखो ये रीजन होगा मेरा इसका अंडर, ये मेरी लिमिट्स हो जाएगी, ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखो, अब मेरे को निकालना है कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन x। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। कैसे पता चला, फाइंड कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन x। ऐसे वेरिएंस में सेम चीज है, वेर y गिवन x। फॉर्मूला याद है आपको, ऊपर पढ़ा था मैंने बताया था आपको, अगर फॉर्मूला याद है देन क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि देखो जैसे बता, ये पहले होता है ये क्या है, डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्योंकि इसमें वैल्यूज एक रीजन में है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो। अब देखो इसके लिए क्या होगा मेरा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले शीट में आता है अपनी, फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या निकाला है मेरे को, y गिवन x निकाला है ना। तो y गिवन x का फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन y इंटू
एफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी वाई। अगर मेरे को वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर। तो बस देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। पहले मैं निकालता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, यानी कि मीन वाई गिवन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने अभी, वाई इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स। अच्छा, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स का फॉर्मूला लगा दे, मैंने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होता था, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स का था मेरा एफ ऑफ एक्स मतलब पीडीएफ अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स। तो बस सेम है, तो वाई इंटू पीडीएफ अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होगा मेरा इंटीग्रेशन वाई इंटू पीडीएफ अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स डी वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे जा करके। हाँ, तो क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो इस क्वेश्चन में हमको जॉइंट पीडीएफ गिवन है और हमको कह रहा है कि फाइंड कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स। तो ऊपर मैंने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, फॉर्मूला पुट कर दूंगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, सेकेंड, यस, इंटीग्रेशन y इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन एक्स का फॉर्मूला ये था मेरा, और इसमें पुट करता हूँ मैं। अच्छा, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम बाइवेरिएट वेरिएबल केस में क्या फॉर्मूला था मेरा, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू पी डी एफ अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स। तो यहाँ भी वही एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इंटू पी डी एफ अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स डी वाई। अब देखो, अब मेरे को पहले तो मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मार्जिनल ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीएफ इंटू डी वाई, मैंने बताया था। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन पीडीएफ क्या है मेरा 24xy इंटू डी वाई। और लिमिट्स, अच्छा हम लिमिट्स ना हम ग्राफ से देखते हैं। इसमें लिमिट्स थोड़ी सी आप देखो कहाँ से कहाँ तक होंगी। वाई की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। और कहाँ तक जा रहा है वाई, वन माइनस एक्स तक। ये क्या है, वन माइनस एक्स, देखो वाई इज लेस देन वन माइनस एक्स एंड ग्रेटर देन जीरो। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, जीरो से वन माइनस एक्स तक। तो इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि हम y के उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 24x कॉन्स्टेंट हो गया बाहर आ जाएगा। फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मार्जिनल ऑफ x इज दिस। ठीक है, तो स्मॉल एफ एक्स गिवन x इक्वल टू 12x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यही चीज इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू y इंटू 24xy अपॉन, ये क्या आया था मेरा 12x इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 12x से 24x कैंसिल हो गया, 2 आ गया मेरा, तो 2 बाहर चला गया अपन। अच्छा, मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो फिर से वही वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट थिंग है, तो बाहर आ जाएगी 2 अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट वाई जीरो से वन माइनस एक्स तक। तो मेरा फाइनली मीन आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आ गया मेरा 2/3 इंटू वन माइनस एक्स। कुछ नहीं करा, सिंपल फॉर्मूला पुट करा, पहले मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल लिया, फिर ऐसे करते करते मैंने आंसर निकाल लिया। अब मेरे को एक और चीज निकालनी है, दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर बताया था ना मैंने, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स तो मैं निकाल चुका हूँ, सामने देखो ऊपर निकला है। मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स निकालना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स निकालना है मेरे को, वो मैं कैसे निकालूंगा, बेसिक से जाऊंगा, बहुत बेसिक से। मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का फॉर्मूला पढ़ लगा, क्या था वो, इंटीग्रेशन वाई एफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी वाई। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, वाई की जगह वाई स्क्वायर रिप्लेस कर देना है इधर, बस इधर और इधर, बाकी पूरा फंक्शन सेम रहेगा। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स निकालना है, तो जो पहला वाला वाई आएगा उसकी जगह मैं वाई स्क्वायर पुट कर दूंगा इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स सेम रहेगा, डी वाई सेम रहेगा। अगर मेरे को यहाँ पे वाई स्क्वायर गिवन एक्स निकालना था, तो कुछ नहीं करा, देखो सिंपल वाई स्क्वायर पुट करा है, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज सेम है। ठीक है, अब लिमिट्स देखो सेम, जीरो टू वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू दिस, तो वाई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स मेरा आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये है मेरे पास, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये जो है बस माइनस कर दो, आंसर आ गया। दैट वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स कम्स आउट टू बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 18। अच्छा, अब सबको समझ में आ गया कंडीशनल मीन और वेरिएंस क्या क्या होता है। आपने एक चीज देखो, आपको फॉर्मूला याद है ना, तो कोई चीज आपको क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछता बताओ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई, तो हम क्या करते हैं,
कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिंपल एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर देते और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते, बाकी पूरी चीज सेम थी, एकदम सेम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई क्या हो जाता, जो पहला एक्स आएगा उसे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दो, बाकी पूरी चीज सेम। ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर, बाकी पूरी चीज सेम। सो दैट वाज आवर कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस। और इसके फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चन आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आए, बिकॉज हर कॉलेज का एक हॉट टॉपिक रहता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट्स, ठीक है। अब देखो आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, वो पूरे पूरे क्रैमिंग के ऊपर होंगे, उसमें हमें कौन सी चीज समझ में का नहीं है, सिंपल अगर आपको क्रैम फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर एक एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस, देन rth मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज म्यू आर डैश, ठीक है। अब पहली चीज मोमेंट है क्या, हम क्यों निकाल रहे हैं, हम किस पर्पज से निकालें, कैसे निकले। तो देखो मोमेंट्स एक टर्म होती है, हम उसे रैंडम वेरिएबल में यूज करते हैं। तो अगर हमको rth मोमेंट, r की वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकती है, लाइक 1 2 3 4 अप टू वन टिल एनी इंटीजर। अगर आपसे बोलूं कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू वन डैश, ठीक है। ऐसे rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज म्यू आर डैश, ठीक है। सो म्यू आर डैश इज rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं है, मोमेंट एक टर्म है, हमसे कहेगा कि rth मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करो। तो rth मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज व्हाट, म्यू आर डैश। अब वो r की वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकती है, लाइक 1 2 3 4। लाइक अगर आपसे लिखो म्यू टू डैश क्या है, दैट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एक्स अराउंड ओरिजिन। अगर आपसे बोलो म्यू थ्री डैश क्या है, दैट इज थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन। आ गया समझ में। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट्स। अब हम आते हैं मोमेंट्स के फॉर्मूले पे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो चलो हमें पता चल गया कि यार जो म्यू आर होता है ना, म्यू आर डैश, दैट इज माय मोमेंट। तो आर एस मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज म्यू आर डैश, और आर की वैल्यू इंटीजर होती है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैसे करो। तो देखो म्यू आर डैश, म्यू आर डैश इज व्हाट, rth मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि मीन ऑफ एक्स की पावर आर। आया समझ में, आया। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, आपसे बोलेगा कैलकुलेट दी सेकंड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब क्वेश्चन क्या करना है मेरे से, कि यार मेरे को आप म्यू टू डैश निकाल दो, और म्यू टू डैश का फॉर्मूला क्या होगा, बस आर की जगह 2 पुट कर दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि मीन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो बस सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे हम देखो 1D में पढ़ रहे हैं, देखो एक्स है, हम केवल एक वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो दैट बिकम्स एन इजी थिंग। कुछ नहीं है, आपसे कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट दी फिफ्थ मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, तो कुछ नहीं हो जाएगा, म्यू आर म्यू 5 डैश, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन या फिर मीन ऑफ एक्स की पावर 5, बस। अब देखो दैट वाज माय मूवमेंट। एक और टर्म होती है सेंट्रल मूवमेंट, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ स्टिल पढ़ते हैं हम इसको। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, देन आर एच सेंट्रल मूवमेंट। देखो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में अंतर क्या होता है, मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी व्हाट इज मूवमेंट, दैट इज rth मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज म्यू आर डैश, अबाउट ओरिजिन, है ना। अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट निकालूं, अगर मैं एक्सपेक्टेशन किसी पॉइंट के अबाउट निकालूं, दैट इज माय सेंट्रल मूवमेंट। अब मैं यहाँ पे ए क्या है, एक कोई पॉइंट है, उसके अबाउट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल दैट डिस्क्रीट इज कंटीन्यूअस, देन आर एस सेंट्रल मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट ए इज डिफाइंड एज म्यू आर डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए की पावर आर, वेयर आर इज एनी इंटीजर 1 2 3 4 अप टू सो अनटिल एन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो गया मोमेंट और सेंटर मूवमेंट में, मोमेंट इज rth मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन, सेंट्रल मूवमेंट इज मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट ए। अब वो ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, चाहे ओरिजिन हो सकता है चाहे इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिनोशन दोनों की सेम है, दोनों को हम म्यू आर से म्यू आर डैश से डिनोट कर रहे होंगे, सॉरी, दोनों को हम म्यू आर डैश से डिनोट कर रहे होंगे, म्यू आर डैश,
बस हाँ, इन केस ऑफ सेंट्रल मूवमेंट यहाँ x की जगह x माइनस ए आ जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली हम उसकी ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने 12th क्लास में ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ी होगी। तो अगर मैं ए पॉइंट से शुरू कर दूंगा तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x माइनस ए। तो ठीक है, आपसे पूछे कैलकुलेट थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ x अबाउट पॉइंट ए, तो क्या हो गया, म्यू 3 डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए की पावर क्यू, दैट सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब जो पॉइंट है सेंट्रल मूवमेंट में, जो पॉइंट है, अगर मैं उसको जो मैं ए का वर्ड निकालू ना अपने एक्सपेक्टेशन, अगर वो ए मेरा मीन हो गया, लाइक मैं मीन ऑफ एक्स के अराउंड ही मूवमेंट्स निकाल लूं, तो पता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जो हम सिंपल लिखते हैं ना, म्यू आर डैश, म्यू आर डैश, वो बन जाता है म्यू आर। अगर आपसे बोले ना व्हाट इज म्यू थ्री, दैट इज थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट इट्स मीन। आया समझ में? अगर हम अबाउट मीन निकालते हैं ना कुछ एक्सपेक्टेशन, सो दैट बिकम्स माय म्यू इंस्टेड ऑफ म्यू डैश। अगर म्यू डैश है मतलब हम या तो ओरिजिन का अबाउट निकाल रहे हैं या किसी और पॉइंट के अबाउट, लेकिन हम मीन के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल म्यू आर गिवन है, दैट मीन्स दैट हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि म्यू एक्स अराउंड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सो दैट वाज सिंपल फॉर्मूला थिंग। आप बेसिकली ये एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज म्यू थ्री, तो आप बता दो थर्ड मोमेंट सेंट्रल मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट इट्स मीन। ठीक है, दैट्स 1 मार्क का क्वेश्चन। अदरवाइज आप एक फॉर्मूला याद रखो रखो, म्यू आर डैश का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, गिवन दैट हम ओरिजिन का वर्ड लिखते हैं। तो बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं अपने। फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x having density function as fx equal to 4x into 9 minus x square upon 81 where x varies from 0 to 3। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि हमको पहली बात तो 4 मूवमेंट्स निकालने हैं, यानी कि म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश अबाउट ओरिजिन। तो ऑब्वियसली केवल मूवमेंट्स हो गए, सेंटर मूवमेंट्स नहीं होंगे। तो हमको म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश निकालना है अब फॉर रैंडम वेरिएबल जिसको पीडीएफ गिवन है। तो मैंने क्या बताया था कि एट हम कोई सा भी निकालें म्यू आर डैश निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन, सॉरी, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है। तो अगर मेरे को म्यू वन निकालना है, म्यू वन तो क्या हो गया वो, ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर वन, दैट बिकम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ऐसे म्यू टू डैश क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर टू, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे म्यू थ्री डैश क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे म्यू फोर डैश क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर फोर। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला याद है, हमने कवर करा था ऊपर, पहले लेक्चर में कवर करा था, याद है हमने। अगर हमको डिस्क्रीट रैंडम हमको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए मीन निकालना था, क्या करते थे हम, इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ डी एक्स और लिमिट्स पुट कर देते थे, तो बस वही एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब हमको अगले पार्ट में निकालना है एक्स स्क्वायर। मैंने आपको चीज बताई थी, अगर हमको कुछ भी स्क्वायर निकालना होता है तो हम पहले वाले पार्ट में रिप्लेस करते थे। तो अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो मैं कुछ नहीं, एक्स एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा पहले पार्ट में, बाकी सब चीजें आगे सेम रहेंगी। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तो मैं एक्स क्यूब कर दूंगा, एक्स की पावर फोर का निकालना है फोर कर दूंगा, बाकी सब चीजें एकदम सेम। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। तो बस कैलकुलेट कर लो, यहाँ आ गया म्यू वन डैश, आ गया म्यू टू डैश, आ गया म्यू थ्री डैश, आ गया म्यू फोर डैश। ठीक है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का फॉर्मूला याद रखो, म्यू आर डैश इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। और अगर हम अबाउट मीन निकालते हैं सेंटर मूवमेंट तो वो केवल म्यू आर बन जाता है, ना कि म्यू आर डैश। और फॉर्मूले बस आपका मीन का फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। ठीक है। ये टॉपिक पूरा 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 फॉर्मूला डिपेंडेंट है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप मास्टर हो इस चीज के। ठीक है। और आपका पक्का क्वेश्चन आता है, ये हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में से क्वेश्चन आज तक ही आता है कोवेरिएंस का। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब आते हैं कोवेरिएंस पे। ठीक है, कोवेरिएंस क्या होता है ये चीज हमें समझने की जरूरत नहीं, ये कैसे निकालते हैं ये चीज हमें सीखनी है। ठीक है। सो कोवेरिएंस, लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि टू एक्स और वाई साथ में। ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि कोवेरिएंस को मैं डिनोट करता हूँ
या तो COV से, COV ऑफ एक्स वाई मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब भी यही होता है कोवेरियंस, ठीक है। या तो COV से दिखाओ या फिर सिग्मा से दिखाओ। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई का ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। ये होता है मेरे कोवेरियंस का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेशन फिर से वही मीन, बस जो हमारा वेरिएबल है जिसमें चीज ऑपरेट होनी है, ऑपरेंट है, वो चीज हमारा डिफरेंट हो गया। एक्स की जगह ये किस रिप्लेस हो गया, एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई से। अच्छा, ये ना फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है शॉर्टर टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला में याद नहीं रखना है। ये तो डेफिनेशन है इसकी, हमें क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का यही एक फॉर्मूला याद रखना है हमको, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू ऑफ एक्स इंटू म्यू ऑफ वाई। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, उसमें से क्या माइनस कर दो, मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये मेरा सिंपल फॉर्मूला बन गया ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन या फिर मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई। आगे समझ में, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स ऑफ म्यू वाई। क्या आपको यहाँ पे ये चीज क्लिक करी, जो चीज करनी चाहिए थी? हम ये चीज कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे, किसी दिमाग में ये चीज हम कैसे निकालेंगे? याद करो, कुछ पढ़ा था हमने ऊपर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं। हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का, दिखाता हूँ आपको। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इन केस ऑफ डिस्क्रीट ये होता है, एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ये होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका कोवेरियंस बहुत आराम से निकल रहा होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं हम फॉर्मूले पे। कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, जिसको फॉर्मूला में भी देख के आ रहा हूँ, माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ये तो बहुत बारी निकाल लिया, म्यू इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अलग अलग निकालना है तो बस ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई पूरा का एक्सपेक्टेशन माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई, ठीक है। ये था मेरा कोवेरियंस। अब हम आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोवेरियंस ऑफ दिस एंड दिस। आपको ये सब PDF वगैरह गिवन होगा क्वेश्चन, तो वहां से हम निकाल देंगे। उसके बाद एक और चीजें पूछता है वो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये केवल एक कोफिशिएंट है, एक टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो हम इसको रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं हम इसको, रो ऑफ एक्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस अपॉन मीन ऑफ एक्स इंटू अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। आपको याद है सिग्मा स्क्वायर जो होता था ना, दैट वाज माय वेरियंस। तो अगर मैं अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर कर दूंगा, दैट विल बिकम माय सिग्मा, और डिनोमिनेटर में सिग्मा ही है। सो जो मेरा रो का फॉर्मूला आ गया, रो इज व्हाट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछेगा, बता व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन दिस क्वेश्चन। तो उसका फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस निकाल लो आप पहले, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, यानी कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर, दैट विल टर्न आउट टू बी सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई। सो बस ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, जो हमारी को रिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, ये हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करता है। तो आपसे अगर आपका फाइनल आंसर कभी 1 से या -1 से छोटा आ रहा है, तो आप समझ जाना कुछ गलती गड़बड़ी कर दी है। आपका आंसर पक्का -1 से 1 के बीच में आ रहा होगा, अगर आपको रिलेशन कोफिशिएंट निकालने होते हैं तो। इट्स सिंपली अ टर्म, रो से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला ये होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है तो पता है क्या होता है, तो ये होता है कि दोनों का ना कोवेरियंस 0 होता है। अगर एक्स और वाई मेरे दोनों जॉइंट रैंडम वेरिएबल तो है, बट अगर इंडिपेंडेंट है ना आपस में वो, तो उन दोनों का कोवेरियंस निकालो। अगर कोवेरियंस मेरा 0 आता है, देन इन दैट केस जो मेरा दोनों है वो इंडिपेंडेंट कहलाए जाएंगे। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, अगर आपका कोवेरियंस 0 हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स। ये भी एक टर्म है, हमने अभी क्या पढ़ा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट।
अनकोरिलेटेड कोएफिशिएंट का मतलब पता क्या होता है, यानी कि आपस में रिलेटेड नहीं है। आप टर्म्स को तोड़ के देख लो, अनकोरिलेटेड यानी कि आपस में लिंक नहीं है, दैट मीन्स दैट कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मीन्स दैट कोवेरियंस इज जीरो। सो बस ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ऐसे ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ऐसे ही अगर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो, और अगर दोनों अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं तो भी इन दैट केस माय कोवेरियंस विल बी जीरो। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। इस क्वेश्चन से आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, स्मॉल एफ है तो पीडीएफ के मैंने हमको पॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू कैपिटल आई ब्रैकेट में 0,1 एक्स इंटू आई ब्रैकेट में 0,1 वाई। अब आप बोलोगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि क्या कैपिटल आई क्या होता है। तो कैपिटल आई कुछ नई चीज नहीं है, इट सिंपली शोज अस द रेंज। तो कैपिटल आई 0 1 टू आई मीन्स दैट वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। कैपिटल आई 0 1 एक्स शोज दैट मेरी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही होगी। हमसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड रो ऑफ एक्स वाई। रो क्या है बताया था ना मैंने, क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले कोवेरियंस निकालना है, उसके बाद सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, ठीक है, इसका आंसर पाने के लिए। तो देखो जो मेरा पीडीएफ मेन है दैट इज एक्स प्लस वाई, ये तो केवल रेंज दिखाने के लिए दिया गया है मेरे को कि एक्स की लिमिट 0 से 1 तक है, वाई की लिमिट 0 से 1 तक के बीच में। तो रो एक्स वाई मीन्स दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब अच्छा कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई, बताया था ना मैंने। ये देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई में कैसे निकालूंगा, क्या फॉर्मूला था, ई एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था याद करो, मैंने ऊपर लिखवाया फॉर्मूलेज में अपने। तो देखो ई एक्स वाई का फॉर्मूला था मेरा दैट इज डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो देखो पहले मैं ई एक्स वाई निकाल लेता हूँ, सिंपल चीज है वो। ई एक्स वाई मेरा आ गया पहले मैं एक्स वाई दैट इज डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई क्या है मेरा यहाँ पर, दैट इज वेरिएबल्स इंटू पीडीएफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई इंटू पीडीएफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, लिमिट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ आना चाहिए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो अच्छा आप देखो यहाँ पे एक्स वाई हो गया एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इंटू डी एक्स डी वाई। अच्छा अब देखो एक्स की लिमिट्स कहाँ से खाता है मेरी, वाई की कहाँ से खाता है। क्वेश्चन में दिया था ना एक्स की लिमिट 0 से 1 वाई की 0 से 1, तो बस सिंपली वही है, 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो, दोनों को डबल इंटीग्रेट करना है। तो मेरा ई एक्स वाई आ जाएगा 1/3। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई मेरा आ रहा होगा 1/3। तो यहाँ से मैंने एक चीज तो निकाल ली ई एक्स वाई, अब मैं निकालता हूँ मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई। अच्छा मीन ऑफ एक्स निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर जॉइंट वेरिएबल हो तो इन दैट केस मेरा मीन ऑफ एक्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन दैट वेरिएबल, यानी कि अगर मैं म्यू ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ केवल तो हो जाएगा एक्स इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना। तो अगर मेरे को म्यू एक्स म्यू वाई निकालना है इस केस में मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई निकालना ही पड़ेगा। तो मार्जिनल ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन पीडीएफ डी वाई। ऐसी मार्जिनल ऑफ वाई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू डी एक्स। तो बस इंटीग्रेट कर दो, लिमिट यहाँ से यहाँ तक की पुट कर दो, तो आ जाएगा मेरा एफ एक्स आ गया एक्स प्लस हाफ, ऐसे एफ वाई आ जाएगा मेरा वाई प्लस हाफ। तो बस मेरा मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई आ गया, एफ एक्स एफ वाई आ गया मेरा, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ। फॉर्मूले में पुट कैसे करूंगा मैं, कि मैं म्यू ऑफ एक्स निकालता हूँ। म्यू ऑफ एक्स क्या था मेरा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ एक्स डी एक्स। तो बस एक्स इंटू दिस, ये जो है डी एक्स लिमिट 0 to 1, ऐसे म्यू वाई आ गया। तो बस म्यू एक्स म्यू वाई दोनों आ गए मेरे पास, कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना, ये निकाल लिए ये निकाल लिए ये निकाल लिया। तो बस कोवेरियंस आ गया मेरा, ये आंसर आ रहा होगा, वेरीफाई कर लो खुद से एक बार इसे। ठीक है अब हमारे पास एक और चीज बची निकालने को, दैट इज माई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टू फाइंड दी रो, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने न्यूमरेटर तो निकाल लिया बट हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना पड़ेगा। सिग्मा वाज व्हाट, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, अगर हमको वेरिएंस देखो, अगर हमको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है
तो वो क्या होता रहा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर इंटू मार्जिनल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो मार्जिनल ऑफ एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ई ऑफ वाई स्क्वायर निकाल देंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर निकालने के लिए उसको अंडर रूट कर देंगे। तो वहां से मेरा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ जाएगा, वहाँ फॉर्मूले पुट कर दूंगा। मैंने ये चीज़ आपके लिए लेफ्ट कर दी है, आप इसे खुद से ट्राई करो, कोई दिक्कत हो तो हमको मेल कर देना आप, ठीक है। यू विल सेंड द सॉल्यूशन। तो सिंपल था। रो निकालने के लिए पहले कोवेरिएंस निकालना था, कोवेरिएंस निकालने के लिए हमको पहले ई ऑफ एक्स वाई निकालना था, फिर म्यू एक्स म्यू वाई निकालना था, उसके लिए हमको एफ एक्स यानी कि मार्जिनल ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकालना था। फिर वेरिएंस का अंडर रूट निकालने के लिए हमको ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा, ई ऑफ वाई स्क्वायर निकालना पड़ा, ठीक है। सो लेंदी क्वेश्चन तो है, आई एक्सेप्ट, बट हाँ ये आएगा भी 3 से 5 नंबर के बीच में, बिकॉज बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। बट हाँ दैट इज वेरी स्कोरिंग, अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से तो आप क्वेश्चन पक्का फोड़ दोगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो गया, कोवेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एमजीएफ या फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये है क्या, इसे हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको बहुत लोग एमजीएफ भी बोलते हैं। दैट इज एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो, मोमेंट याद है, वो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, व्हाट वाज मोमेंट, द rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन वाज व्हाट, म्यू आर डैश, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। तो मोमेंट को जो जनरेट करता है ना, वो वाला फंक्शन पढ़ेंगे एमजीएफ। तो देखो एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय दिस, इसकी ना डिनोशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट स्मॉल एक्स ब्रैकेट में टी, दैट इज व्हाट, दैट इज माय मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स ब्रैकेट में टी जो है ना, ये कोई वेरिएबल है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी, टी इज व्हाट, दिस वेरिएबल इनटू एक्स इज व्हाट, दिस रैंडम वेरिएबल। सो सिंपल है, ठीक है। एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, और इसका कोई वेरिएबल टी है, तो एम एक्स ब्रैकेट में टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, जो एक्स है और टी के पावर में आ जाता है ई की पावर में, तो बस। और क्या है ये, इसका समझने की कोशिश मत करो, बस फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सीधे फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीए का फॉर्मूला क्या हो, पहले तो दिखाते हैं इसको, एम सबस्क्रिप्ट एक्स ब्रैकेट में टी, जहाँ एक्स इज रैंडम वेरिएबल एंड टी इज अ रियल वेरिएबल। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी विच इज रियल वेरिएबल इनटू एक्स, एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल। अब देखो फिर से भाई, इन केस ऑफ डिस्क्रीट ये क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट के केस में अगर मेरे को पीएमएफ या पीडीएफ यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन होगी ना, तो इन दैट केस मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स विच इज समेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सारी प्रोबेबिलिटीज के लिए हम सम कर देंगे इस चीज को। उसके बाद अब हम आते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस, अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए मेरे को स्टडी करना है इस चीज को, तो फिर क्या होगा, एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ समेशन की जगह इंटीग्रेशन ई की पावर टी एक्स वही का वही रह जाएगा, एफ एक्स इज पी डी एफ डी एक्स, ठीक है। तो ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, और इससे डरना मत, अभी हम क्वेश्चन में आएंगे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड बन जाएंगी, ठीक है। तो बस जस्ट हम करेंगे इस चीज़ को कवर। तो बस ये चीज़ याद रखो, व्हाट इज एमजीएफ, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, डिनोशन कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एक्स ब्रैकेट में टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ठीक है, वेयर टी इज व्हाट अ रियल वेरिएबल, एक्स इज व्हाट अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, बट उससे पहले ना प्रूफ देखो, प्रूफ से देखने में ज्यादा मजा आएगा। देखो एमजीएफ वाज व्हाट, एमजीएफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्टेशन तो है ही, मैं ई की पावर ए एक्स का एक्सपेंशन लिखता हूँ, वो क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस टी एक्स अपॉन वन प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल अप टू सो वन, ठीक है। तो ये मैंने ई की पावर ए एक्स का एक्सपैंड कर दिया। अब देखो
एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, मतलब एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, वन सेकेंड, इट विल बिकम एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस टी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी, तो टी बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स अंदर आ जाएगा, ऐसे ही टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैं अगर आर टर्म लूंगा, तो जो टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल कोफिशिएंट होगा वो मेरे को क्या दिखा रहा होगा, देखो टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब क्या, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, वैसे वहां पे टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल कोफिशिएंट क्या होगा, दैट विल बी माय मोमेंट, ठीक है। मोमेंट क्या था, मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन, याद आया, म्यू आर डैश दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, आया ना याद। तो बस वही चीज है, इस चीज से अभी ज्यादा डरो मत, क्वेश्चन जब कराऊंगा चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, क्योंकि इसका नाम ही है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो ये जनरेट ऐसे ही करता है, जो भी इसका टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल टर्म का कोफिशिएंट होता है, दैट इज माय म्यू आर डैश, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी अपॉन वन फैक्टोरियल का कोफिशिएंट जो था, दैट इज माय म्यू वन डैश, ऐसे करते करते आगे जाता जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम देख रहे होंगे बाद में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पहले आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखो, if a random variable x has mgf as capital M small capital X t equal to 3 upon 3 minus t, obtain the standard deviation of x, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिंपल सिग्मा निकालना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, हमको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन है एम जी एफ, दैट इज माई 3 अपॉन 3 अब देखो, जब भी आपको एम जी एफ गिवन हो ना, तो पता है क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, आपको उसको एक्सपैंड करना होता है बस किसी तरीके से। तो मैं इससे कैसे एक्सपैंड करूंगा, 3 अपॉन 3 माइनस टी है, 3 अपॉन 3 माइनस टी, मैं डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन गया 1 - t/3, इधर के 3 से इधर का 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 1 - t/3 और -1, और ए 1 - x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है सबको पता होगा, 1 + x + x² अप टू सो है। तो इसका एक्सपेंशन हो गया 1 + t/3 + t² अपॉन 9 अप टू सो ऑन। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा mgf होता है उसका t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल दिखाता है मेरा म्यू आर डैश, एक सेकंड इसे रिफ्रेश कर लूंगा, थोड़ा सा काम चीज हो रहा है थोड़ा सा। तो जब भी आपको एमजीएफ क्वेश्चन है पहले एक्सपैंड करना है, उसके बाद एक्सपेंशन मेरा ये आ गया, मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ आता हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो मेरा t का कोफिशिएंट था, व्हाट दैट वाज नोटिंग मी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ऐसे ही टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखा रहा था मेरे को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही t की पावर n का कोफिशिएंट क्या दिखाएगा मेरे को, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पे t की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या दिखा रहा है मेरे को, क्या दिखा रहा है, t की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या दिखा रहा है, दैट इज नोटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ x, आ रहा है समझ में। और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या दिखा रहा है मेरे को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आ रहा है समझ में। इसका एक्सपेंशन याद रखो, एक्सपेंशन जो था इसका वो था 1 प्लस, हाँ 1 प्लस टी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यार हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही, तो टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, या आप समझ लो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, दैट इज डिनोटिंग मी दिस अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू दिस कोफिशिएंट, दैट इज 1/9। तो क्या हो गया वो 2/9 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट वाज व्हाट 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/9, तो 2/9 माइनस 1/9 दैट गिव्स मी 1/9, एंड अंडर रूट ऑफ variance will give me the standard deviation that is sigma, that is 1/3। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, देखो जब भी आपसे एमजीएफ का क्वेश्चन है सिंपली एक्सपैंड करो, एंड एक्सपैंड करने के बाद टर्म्स कंपेयर करनी होती है बस,
तो देखो जैसे ये हमेशा याद रखो, जो भी t का कोफिशिएंट होगा दैट विल डिनोट मी एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन 1 फैक्टोरियल। ऐसे जो भी टी स्क्वायर कोफिशिएंट होगा दैट डिनोट्स मी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1/9। तो मैं कंपेयर करता हूँ 1/9, 1/9 इक्वल टू, दिस इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 2। तो e x स्क्वायर क्या आ गया, 2/9। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस आगे से ये चीज भूलनी नहीं है, बस इस एक्सपेंशन को याद रखो, बस इससे एमजीएफ में यही इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे ई एक्स का कोफिशिएंट डिनोट्स टी बाय 1 फैक्टोरियल, सॉरी टी का कोफिशिएंट डिनोट्स ई एक्स बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टी का इज 1/3 इक्वल टू ई एक्स बाय 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल कितने 1/3। तो बस ऐसे हमको कंपैरिजन करना है एंड यहाँ से आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 2 into e की पावर माइनस 2x मैंने x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे इट्स गेटिंग मी 0। तो हमसे पहले वर्ड ने पूछ रहा है फाइंड mgf, यानी कि हमको मोमेंट जनरेशन फंक्शन बताना है। तो क्या फॉर्मूला था उसका, e की एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, दैट इज इंटीग्रेशन दैट फंक्शन, जो भी अंदर लिखा होगा इंटीग्रेशन पीडीएफ डीएक्स। तो बस मेरे को इसका एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो बाहर ब्रैकेट के लिए हो जाएगा इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आंसर आ जाएगा। तो बस, अच्छा देखो, जब चूंकि ये एक्स ग्रेटर देन 0 तो लिमिट हो जाएंगे 0 से इनफाइनाइट, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/2 माइनस थ्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। हमसे क्या पूछ रहा है, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश। एंड मैंने एक चीज बताई थी आपको, द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गिव्स मी व्हाट, म्यू आर डैश। तो हमको अगर म्यू टू डैश निकालना है तो मैं यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कोफिशिएंट निकाल दूंगा, दैट विल गिव मी म्यू टू डैश। तो मैं कैसे करूंगा, एमजीएफ को एक्सपैंड करो, तो 2/2 माइनस टी। सो यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूंगा, दैट विल गेट मी 2 से 2 कैंसिल, 1/1 माइनस टी बाई टू, तो 1 माइनस टी बाई टू की पावर -1, ऐसे एक्सपैंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे वही है, टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल कोफिशिएंट विल गिव मी व्हाट, म्यू आर डैश। तो टी की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कोफिशिएंट विल गिव मी म्यू 1 डैश, ये आ गया म्यू 1 डैश 1/2। ऐसे ही टी की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल कोफिशिएंट विल गिव मी म्यू 2 डैश, दैट विल गिव मी 2 फैक्टोरियल अपॉन 4, दैट इज अगेन 1/2। फिर टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का 3 दैट विल गिव मी म्यू 3 डैश। फिर 4/16 आ गया म्यू 4 डैश। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, दैट इज ये कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इज म्यू आर डैश। तो दैट वाज अवर एमजीएफ। अब देखो, एमजीएफ में कंफ्यूज नहीं होना है, एमजीएफ में देखो क्या क्या चीज है, आपको क्या क्या याद रखना है। मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिनोशन याद रखना है क्या होता है, उसके बाद क्या याद रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये याद रखना है इसका एक्सपेंशन, लाइक टी का कोफिशिएंट क्या दिखाता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखाता है, तो ये याद रखनी होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब चीजों मीन निकालने में बहुत काम आता है। सो ये था हमारा एमजीएफ, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो चीज मैं नहीं पढ़ा रहूंगा, और अगर आपको चाहिए तो उसका नोट शेयर करता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। बट दैट टॉपिक इज इजी वन, आप पढ़ लेना उससे। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की टुवर्ड्स, दैट इज बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, ठीक है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें केवल दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सक्सेस या फेलियर। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है तो फेलियर क्या हो जाएगी, 1 - पी। तो देखो इसका जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स होगा, उसमें जो स्मॉल एक्स की वैल्यूज होंगी वो बस दो ही हो सकते हैं, 0 या 1। 0 डिनोट्स फेलियर, 1 डिनोट्स सक्सेस। तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, मीन क्या था, समेशन एक्स इंटू पीडीएफ। तो समेशन 0 इंटू 1 - पी प्लस 1 इंटू पी, तो मेरा मीन क्या आ गया, पी, ठीक है। अच्छा, और ना मैं 1 - पी को क्यू से भी दिखाता हूँ कभी कभार, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर मेरे को वेरिएंस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स स्क्वायर इंटू पीडीएफ, याद आया ना, याद नहीं आया तो स्लाइड पढ़ना, मतलब जो मैं नोट शेयर करें वो।
तो समेशन 0 माइनस मीन इज व्हाट पी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी का होल स्क्वायर इंटू पी। तो बस सम कर दो, इसका आंसर आ जाएगा पी क्यू। तो ये रिजल्ट अपने फिंगर टिप्स पे याद रखो। तो मीन इज पी, वेरिएंस इज पी क्यू इन केस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। अब थ्योरम क्या कहती है मेरी? थ्योरम कहती है कि अगर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पी है, देन वो इवेंट एग्जैक्टली आर टाइम्स अकर करे आउट ऑफ एनी इवेंट। लाइक अगर मैं एन इवेंट कंडक्ट करवा रहा हूँ और वो आर टाइम ही सक्सेसफुल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो मैं एनसीआर से प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करूंगा कि लाइक कौन कौन से केस बनते हैं एनसीआर से। उसके बाद उन आर के आर में जीतने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी व्हाट पी की पावर आर, बिकॉज पी इज व्हाट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इनटू जो अब एन मैच थे उसमें से आर तो मैं जीत गया, एन माइनस आर को मेरे को हारने हैं। सो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या? क्यू या फिर 1 माइनस पी। सो क्या हो गया? 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर। तो बस एनसीआर से मैंने सेलेक्ट करे कौन कौन से मैच जीतना है, इनटू पी आर इज व्हाट पी की पावर आर इज व्हाट probability of winning in that r matches into 1 minus p की power n minus r is what probability of losing in all that n minus r matches। so simply pnc है। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको, n में से आर चीज सेलेक्ट करनी है, उन जीतने की प्रोबेबिलिटी को जीतने से मल्टीप्लाई करना है इनटू हारने वाली की हारने से मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा, उसमें ना हम एन इवेंट्स पे कंडक्ट करते हैं, तो जो मेरा मीन होता है ना इट विल बी एनपी। पहले पी था वो एनपी हो जाएगा, ऐसे वेरिएंस एनपी क्यू। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखो। इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज एनपी, वेरिएंस इज एनपी क्यू। अगर ये आपके सिलेबस में हो तो इसे कर लेना अच्छे से। मैं आपको एक बस हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ क्या होता है। तो in a binomial distribution, mean is 6 and standard deviation is root to find p and q, where p is what successive probability, q is what failure की probability। तो mean, अच्छा binomial given है, तो binomial given है तो मेरा mean क्या होगा? np, और variance क्या होगा? npq। तो बस np इक्वल टू 6, npq इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हमको सिग्मा गिवन है, सिग्मा स्क्वायर गिवन नहीं। और सिग्मा स्क्वायर होता है npq, तो npq इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से q और p मेरा आ रहा होगा। तो बस सिंपल हो गया, पी क्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो बस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वही है, एनपी इज व्हाट मीन, एनपी क्यू इज माय वेरिएंस। कैलकुलेट कर लो, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिक वाले। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ईच ऑफ द टू पर्सन्स ए एंड बी टॉसेस थ्री फेयर कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑब्टेन सेम नंबर ऑफ हिट्स। यानी कि पहले ए जो है 3 कॉइन उछालेगा, फिर बी 3 कॉइन उछालेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दोनों के सेम नंबर ऑफ हेड है, चाहे 0 हेड है चाहे 1। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, ईच ऑफ द टू पर्सन्स ए एंड बी टॉसेस थ्री फेयर कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑब्टेन सेम नंबर ऑफ हेड्स। लाइक चाहे 0 हेड्स आए, चाहे 1 हेड आए, चाहे 2 हेड आए, चाहे 3 हेड आए। ठीक है, तो हम सारे केस को सम कर रहे होंगे। तो पहले देखते हैं कि ए पहले 3 कॉइन उछाले और 0 हेड है। ठीक है, तो 3C0 से वो 3 कॉइन जिसमें 0 हटाएंगे वो सेलेक्ट करेगा। उसके बाद उन 3 में 0 हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सारी टेल आने की क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 3C0 इंटू 1/2 का होल क्यूब विल गिव मी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स फॉर ए। अब बी के लिए भी सेम बात होगी, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस चीज को मैं, ऐसे 1। तो 3 में से किसी एक पे हेड आए, 3C1 अपॉन 3C1 इंटू एक पे हेड है, उससे जाओगे 1/2 इंटू बाकी दो पे टेल है, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का होल क्यूब हो गया इंटू होल स्क्वायर फॉर बी। तो जो आप एक के लिए कर रहे हो वही बी के लिए करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो होल स्क्वायर कर रहा हूँ इसलिए मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई। ऐसे 2 हेड आने की क्या? 3C2 इंटू 2 हेड आने की क्या? 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक टेल आने की क्या है? 1/2 इंटू होल स्क्वायर। और तीनों में तीनों हेड आने की क्या है? 3C3, वो तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 का होल क्यूब, लाइक 1/2 इंटू 1/2 इज व्हाट हेड आने की प्रोबेबिलिटी तीनों कॉइंस पे इंटू होल स्क्वायर। सो दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी कि तीनों पे सेम हेड होंगे, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। सो आपको पता भी नहीं है कि बर्नौली लिखा है, तो बेसिक से जाओ आंसर कर दो। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अ गेम कंसिस्ट ऑफ 5 मैचेस एंड 2 प्लेयर्स ए एंड बी। एनी प्लेयर हु फर्स्टली विंस एट लीस्ट 3 मैचेस विंस द गेम। Probability of A to win is 3/3 or 2/3। What is the probability for A to win? Like A के गेम जीतने की probability है 2/3, और जो जीतने वाला उसको 5 में से कम 3 मैच जीतने हैं। तो बताओ A के जीतने की probability क्या है? तो पहला केस कि A 3 मैच जीत जाए तब वो जीत जाएगा, दूसरा केस जब A 4 मैच जीते तब वो जीत जाएगा, और तीसरा केस जब A तीनों में पांचों में पांचों मैच जीत जाए।
ठीक है। तो हम तीनों को सम कर रहे होंगे। तो पहली बात तो जब वो 3 मैच जीत रहा होगा तो 5 में से कोई से 3 मैच में सेलेक्ट कर रहा होगा, इंटू उन 3 में जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 2/3 का होल क्यूब, इंटू बाकी दोनों में हारने की क्या है, 1 - 2/3 विच इज 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस 5C4, यानी कि जब वो 4 मैच जीत रहा होगा तो 5C4 पे कोई 4 मैच सेलेक्ट करे, उनमें से 2/3 की पावर होल 4 इज जीतने की प्रोबेबिलिटी, इंटू 1/3 इज व्हाट, हारने की, प्लस 5C5, यानी कि 5 में से 5 में जीतने की प्रोबेबिलिटी, इंटू 2/3 की पावर 5, इंटू 1/3 की पावर 6, हारने की 0। सो अब तीनों का सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बर्नौली का आंसर। तो मैंने आपको बर्नौली का एक बहुत छोटा सा ब्रीफ दे दिया, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़िएगा और एक करेक्टर फंक्शन पढ़िएगा, बाकी सब चीज़ें मैंने डिटेल में कवर कर दी हैं। और ये था हमारा पीआरपी का पार्ट 2। अब आई गेस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमको मेल पे लिख सकते हैं, मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज इसके और पहले वाले के दोनों कंबाइंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। तो आप एक बार पढ़िएगा, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कॉपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट।